हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 जो आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, उससे संबंधित विश्व भूगोल की क्लास में वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पे चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, पृथ्वी को घेरे हुए जो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है तथा निलंबित कणकीय पदार्थों का जो आवरण पाया जाता है, इन्हें ही पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। मेरे साथियों, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, यह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी से बंधा होता है। मेरे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जाती हैं, इन सभी गैसों में आपका नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है गैसों में ऑक्सीजन का। यह लगभग 20.95% पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, लगभग 21% है। तो मेरे साथियों, पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं, तत्पश्चात वायुमंडल में जो आपके पेपर में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल से प्रश्न आता है, इन्हें भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और एकदम विस्तृत पढ़ेंगे। क्योंकि वायुमंडल से मेरे साथियों यूपी टेट में एक प्रश्न पूछता है, यहाँ से एक प्रश्न मेरे साथियों बनता ही बनता है। इसलिए आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। पहले वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का परिभाषा क्या होता है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का मिश्रण तथा निलंबित कणकीय पदार्थों का आवरण मतलब चारों ओर, आवरण को ही पृथ्वी का कर लीजिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। मेरे साथियों, यदि आपको लग रहा होगा कि सर जी बड़ा धीमे धीमे लिख रहे हैं, तो YouTube के सेटिंग में जाके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। जब आप YouTube के सेटिंग में जाके स्पीड को बढ़ाएंगे तो मैं तेज़ बोलने लगूंगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा धीमे लिखता हूँ, लेकिन आपको कंटेंट जो दूंगा यह मज़ेदार दूंगा, इतना विश्वास मुझे पे रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का मिश्रण, यानी इसमें गैस पाया जाता है। जो पृथ्वी को घेरा हुआ है, इसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है तथा निलंबित कणकीय पदार्थों का आवरण पाया जाता है। आवरण मतलब चारों ओर यही पाए जाते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। और जो ये पृथ्वी का वायुमंडल है मेरे साथियों, ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी से बंधे होते हैं। तो लिख लीजिएगा यह भी पॉइंट। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी से बंधा होता है। यानी यदि पृथ्वी पे गुरुत्व नहीं होता तो जो हमारा वायुमंडल है यह भी नहीं होता।
तो इसलिए गुरुत्व का होना हमारे लिए क्या है, संजीवनी बूटी है। यदि गुरुत्व नहीं होता तो वायुमंडल भी नहीं होता, क्योंकि गुरुत्व ही आपके वायुमंडल को बांध के रखा रहता है। इसीलिए यहाँ पे जीवन पृथ्वी पर संभव है। पूरे वर्तमान में कितने ग्रह पाए जाते हैं, ग्रह कितने हैं, 8। लेकिन प्रत्येक ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। और पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्व है। इसीलिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसे बांध कर रखता है, जिसे हम सांस ले सकते हैं। और जब हम सांस ले सकते हैं तो हमारा जीवन एकदम चल सकता है। और जैसे ही पृथ्वी वायुमंडल समाप्त हुआ, हम सांस नहीं लेंगे और क्या हो जाएंगे, हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे साथियों, जो पृथ्वी के वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। जहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, या पूछ लेगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वो कितना % पाया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है। तो यहाँ से परसेंटेज से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो आइए लिख लेते हैं, इसको भी लिखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैस पाई जाती है, या गैसें लिख सकते हैं, गैसें पाई जाती हैं जो निम्न हैं। तो मेरे साथियों, वही लिखवाऊंगा जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 गैस लिखेंगे जो आपके पेपर में पूछता है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो इसी चारों गैसों से आपके पेपर में, आपके प्रैक्टिस सेट में प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। पहला नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो यह लगभग आपका 78.08% पाया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन, तो लिख लीजिएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 20.95%, या इसी को लिख सकते हैं लगभग 21% पाया जाता है। लेकिन एक्यूरेट डाटा जो है 20.95% है, लेकिन लगभग 21% मान के चलिएगा। दूसरा है आर्गन। यह कितना पाया जाता है, तो मेरे साथियों यह पाया जाता है 0.93%। ठीक है। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, CO2। यह कितना पाया जाता है, 0.036% पाया जाता है। लगभग मेरे साथियों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर 99% गैस यही हो जाते हैं, और अदर 1% में सभी गैसें आती हैं। तो यह जो आपका 2 गैसें हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मेरे साथियों, इनको याद रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें सर्वाधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। और परसेंटेज से भी यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, तो इसका परसेंटेज भी याद कर लीजिएगा। ये 0.8% नहीं आएगा, मतलब लगभग आपका 78% आएगा। तो आप 78% को सही कर लीजिएगा। और यह आपके 20.95 नहीं आएगा, जब भी आएगा 21% आएगा। पेपर में या कहीं भी देता है प्रैक्टिस सेट कुछ भी करिए तो 21% आएगा। तो इसको यहाँ पे ऑक्सीजन में 21% याद कर लीजिएगा, और नाइट्रोजन में 78% याद कर लीजिएगा। और इस गैस को भी याद कर लीजिएगा कि CO2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है, यह कई बार पूछा गया है, तो इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। मेरे साथियों, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक ना, यह कुल लगभग 99% हिस्सा, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का कुल भाग का 99% हिस्सा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद वायुमंडल जो होता है विरल होने लगती है। ठीक है। वायुमंडल पाया जाता है लेकिन विरल अवस्था में पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। तो लिखिएगा, पृथ्वी के कुल
वायुमंडल का, कुल वायुमंडल का लगभग 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह ध्यान में रखना है आपको कि आपके जो भी पृथ्वी का वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जाती हैं वह लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। इनके बाद वायुमंडल विरल हो जाती हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इसके पश्चात वायुमंडल विरल हो जाती हैं। तो मेरे साथियों, यह कुछ पॉइंट था वायुमंडल से संबंधित जो आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं मेरे साथियों वायुमंडल के मेन, जहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है मेरे साथियों, वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब वायुमंडल की जब संरचना पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका तापमान के आधार पर वायुमंडल का परतों का निर्धारण किया गया है, और दूसरा मेरे साथियों रसायन के आधार पर वायुमंडल के परतों का निर्धारण किया गया है। लेकिन जो हमारे पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है वह है तापमान के आधार पर वायुमंडल का निर्धारण। या जब भी आप किसी भी ज्योग्राफी के बुक में या नोट्स में या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो तापमान के आधार पर वायुमंडल का संरचना जो किया गया है, परतों का जो निर्धारण किया गया है, उसको पढ़ाता है। रसायन के आधार पर जो परतों का निर्धारण किया गया है, आपको पेपर या यूपीएससी पीसीएस कहीं भी प्रश्न नहीं बनता है। पढ़ा दिया जाता है लेकिन प्रश्न नहीं बनता है। किस पर बनता है? ओनली तापमान के आधार पर। तो यह जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, फिगर बनाया गया है, आपके सामने जो चित्र है यह तापमान के आधार पर आपके वायुमंडल के परतों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग वोडिंग कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, तापमान के आधार पर या कुछ के आधार पर सीधे हम क्या पढ़ेंगे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। लेकिन यह किसके आधार पे है? तो तापमान के आधार पर है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह जो फिगर देख रहे हैं, इसको अब समझिए, एकदम बारीकी से समझिए। यह अगर चित्र समझ में आ गया तो यह आपका जो पूरा क्लास है चुटकियों में समझ में आ जाएगा। आइए समझिए। देखिए, यह है विषुवत रेखा और यह है आपका क्या? 90 अक्षांश। ठीक है, या इसको हम बोलते क्या हैं? ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी 90 अक्षांश को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और नीचे जो आपका साउथ में 90 अक्षांश होता है, उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह है विषुवत रेखा, यह है ध्रुव। तापमान की यदि आधार पर मेरे साथियों बात करें, किसके आधार पे? तापमान के आधार पर। तो देखिए, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण एकदम सीधे गिरती है, तो यहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगा। जबकि सूर्य की किरण ध्रुवों पर जाते जाते एकदम खत्म हो जाती है, नगण्य हो जाती है, तो यहाँ पे सूर्य का किरण क्या होगा? पड़ भी नहीं करेगा। तो यह बताइए कि जब यहाँ पे धूप का ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो देखिए, जैसे ही आप इस धरती से, पृथ्वी से, स्थल से ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे जैसे ही जाएंगे, आपके तापमान में कमी आती है। और एक समय ऐसा आता है 18 किलोमीटर पर जाने के बाद आपका तापमान में दोबारा बढ़ने लगता है। यानी हम कहिए, देखिए आराम से समझिएगा, जब यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है, और एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे तापमान बढ़ने लगता है। अब सोचिए, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, तापमान में क्या आ रही है? कमी आ रहा है। लेकिन एक ऐसा बिंदु आता है, ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से तापमान दोबारा क्या है? बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्षोभ सीमा, और एक यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, विषुवत रेखा पे जब हम ऊपर जाते हैं, विषुवत रेखा पे जाके हम ऊपर जाते हैं, तो यह लगभग 18 किलोमीटर तक तापमान में कमी आती है। यानी जब आप
विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो तापमान में कमी आएगी। कहाँ तक कमी आएगी? 18 किलोमीटर तक आएगी। लेकिन यही जब आप ध्रुवों पर जाएंगे और जब ध्रुवों पर जाके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी कमी आएगी, लेकिन कहाँ तक? 8 किलोमीटर तक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का किरण पहुंचता नहीं है, इसलिए यह जो एरिया है क्या होता है? उतना गर्म नहीं होता है। इसीलिए क्षोभ जो सीमा है यह कम ऊंचाई पे पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा पे क्षोभ सीमा 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है, जबकि आपके ध्रुवों पर क्षोभ सीमा कितने? 8 किलोमीटर, मात्र 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो इसके बाद यहाँ से भी आपका क्या होगा? आपका दोबारा तापमान बढ़ने लगेगा और यहाँ से बढ़ते 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 फिर आएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे कम होने लगेगा। फिर मध्य मंडल से जैसे ही आयन मंडल में प्रवेश करेंगे आपका ऑटोमेटिक तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह तापमान के आधार पर स्ट्रक्चर है और तापमान के आधार पे ही आपको पढ़ाया जाता है। अब चलते हैं क्षोभ मंडल। मेरे साथियों, जो पहला मंडल होता है, जो सबसे नीचे वाला जो मंडल होता है, इसका नामकरण किया गया है क्षोभ मंडल, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। यूपी टेट में कई बार क्षोभ मंडल न देके ट्रोपोस्फेयर दे देता है, तो इसका अंग्रेजी भी नाम याद करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ याद किए रहेंगे, अंग्रेजी नाम इसका नहीं याद करे रहेंगे, आपका पेपर गलत हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं, बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल का जो आप मंडल या जो है इसकी ऊंचाई कहाँ तक है? तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। 50 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। और 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य जो मंडल है इसे आयन मंडल कहते हैं। और 400 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर, कहाँ तक? 10,000 किलोमीटर तक जो मंडल होता है वह होता है बाह्य मंडल। लेकिन मेरे साथियों, आयन मंडल और बाह्य मंडल को यह एक ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह जो ताप मंडल है इसी का दो भाग है, मतलब ताप मंडल या थर्मोस्फेयर को के अंतर्गत आता है कौन सा मंडल? बाह्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फेयर या ताप मंडल के अंतर्गत कौन से दो मंडल आते हैं? आयनो मंडल और बाह्य मंडल। लिखवाऊंगा तो एकदम आईने की तरह से आपका साफ हो जाएगा, चित्र से ज़्यादा घबराइएगा नहीं। प्रत्येक मंडल पे जब दोबारा आपको लिखते चलेंगे तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा, कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन इस फिगर को बस एक बार समझ लीजिएगा, आयन मंडल और बाह्य मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? ताप मंडल या थर्मोस्फेयर मंडल के अंतर्गत आते हैं। और थर्मोस्फेयर मंडल को दो उप परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? आयनो मंडल, और दूसरा क्या है? बाह्य मंडल। बस इतना ही। अब आइए, प्रत्येक मंडल से क्या क्या हमारे पेपरों में प्रश्न बन सकता है इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, पहले सर्वप्रथम क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हेडिंग, इसी को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर। तो लिख लीजिएगा ट्रोपोस्फेयर। मेरे साथियों, इसका अंग्रेज़ी जो नाम है इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो पेपर में आप गलत करके चले आएंगे, क्योंकि कभी कभी अंग्रेज़ी नाम भी देता है, ध्यान रखिएगा। मेरे साथियों, जो यह क्षोभ है, यह दो क्षोभ मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, क्षोभ जो है, यह क्षोभ, इसका अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण होता है। और मंडल का अर्थ मंडल होता है। ठीक है, मंडल का अर्थ क्या होता है? मंडल ही होता है। इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित या मिश्रण मंडल भी कहते हैं। तो कभी यह दे दे कि किस मंडल को मिश्रण मंडल कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को मिश्रण मंडल के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथियों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। यह पहला पॉइंट है, लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। जो सूर्य से ऊष्मा जो आती है, हीट आती है, वह पृथ्वी पे, धरती पे आती है। और धरती क्या करती है कि ऊष्मा को अवशोषित करती है।
पृथ्वी को जितना ऊष्मा चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए, वह खुद में समाहित कर लेती है, और शेष जो ऊष्मा या हीट बचता है वह कहती है कि बेटा अब तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, ऊष्मा आता है, ऊष्मा चला जाता है, एनर्जी आती है, एनर्जी चली जाती है। हीट की बात कर रहे हैं, ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो पूछता है कि किस मंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो क्या बताएंगे? क्षोभ मंडल में। इसी मंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यदि ऊष्मा अगर पृथ्वी अवशोषित नहीं करती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि इस पे जीवन संभव नहीं होता। लेकिन पृथ्वी क्या करती है कि यह जितना हीट इसको चाहिए, जितना इसको ऊष्मा चाहिए, यह अवशोषित कर लेती है, और शेष जितने ऊष्मा आपका शेष बचते हैं यह लौटा देती है। कहती है कि हमें नहीं चाहिए, हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं यह पॉइंट। कई बार पूछा गया है कि किस मंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो क्षोभ मंडल लिख लीजिएगा। इसी मंडल में यानी क्षोभ मंडल में, इसी मंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, प्रदान होता है। ठीक है, यह पहला पॉइंट। मेरे साथियों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि आंधी का आना, तूफान का आना, वर्षा का होना, बादल का बनना, ठीक है, बादल का फटना, बिजली का कड़कना, ओलापात होना, आपका कोहरा पड़ना, ओस पड़ना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो आइए लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसी मंडल में, या क्षोभ मंडल आप लिखिएगा। इसी मंडल में मौसम संबंधी, कैसी? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जैसे में तो लिखना पड़ेगा ही, जैसे क्या क्या होता है इसमें, तो लिखिएगा वर्षा होता है, तूफान आता है, ठीक है, बादल का बनना, नेक्स्ट वर्षा, तूफान, बादल का बनना, बादल का फटना, बादल का गरजना, नेक्स्ट बिजली का कड़कना, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, कड़कना सही होगा तो लिख लीजिएगा ना, अपने मन से लिख लीजिएगा, कड़कना। नेक्स्ट कोहरा, ओलापात, सही विस्ट्री, मतलब जितनी भी ETC कर लीजिए, या एक लाइन में बस यही याद करिएगा कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कैसी संबंधी? मौसम संबंधी घटनाएं, वह किस मंडल में घटित होता है? क्षोभ मंडल में घटित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, यानी यहाँ से स्टार्ट करिए और जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान में कमी आ जाती है, और यह कमी कितना? 165 मीटर, कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। और यह माना जाता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस जो कमी होता है वह 1000 मीटर के पर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम ठहर गए, और इसकी ऊंचाई यदि 1000 मीटर है, यानी कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं, तो कितने तापमान की कमी आ जाती है? 6.5
आपका 6.5 सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। तो लिख लीजिएगा, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है तो इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यह चौथा पॉइंट लिखिएगा। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में, तापमान में कमी आती है, कमी आती है, आती है। यह कमी, यह कमी प्रति 165 मीटर पर, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, तापमान तथा 1000, कितना, 1000 मीटर पर, मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान, तापमान की कमी आती है, की कमी आती है, आती है। यानी आप क्षोभ मंडल में जैसे ही ऊपर जाते हैं तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। और जब 165 में, मान लीजिए आप इसको ऐड करिए या गुणा कर दीजिए, जब 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है यह गर्मियों में अधिक हो जाती है। क्यों अधिक हो जाती है, इसका एक कारण है। अब देखिए, विषुवत रेखा पे यह थोड़ा सा सूर्य का किरण इस पे लंबवत पड़ता है। जब सूर्य का किरण इस पर लंबवत पड़ेगा तो गर्मी होगी। अब जब गर्मी होगी तो यह थोड़ी सी धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो यह जो क्षोभ मंडल की यह लाइन देख रहे होंगे थोड़ा सा और ऊपर हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आ गए 90 पे, तो 90 ध्रुवों पर कभी सूर्य की किरण जाता ही नहीं है। जब जाएगा नहीं तो यह एरिया क्या होता है, ठंडा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। तो यह थोड़ा सा जो क्षोभ मंडल की सीमा है यह कम ऊंचाई पर पाई जाती है। लगभग कितना, लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन गर्मियों में यह कितना पाया जाता है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ठंडा आएगा, ठीक है, जैसे ही ठंडा आएगा विषुवत रेखा के साइड में, वैसे ही क्या होगा, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो जाती है। और इधर जैसे थोड़ा सा, यहाँ पे तो जाता ही नहीं है, यहाँ पे सूर्य का किरण जाता ही नहीं है, तो यहाँ की इस ऊंचाई यह लगभग बनी रहती है। तो यह माना जाता है कि क्षोभ मंडल की औसतन जो ऊंचाई है वह लगभग 13 से 14 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन यह ऊंचाई गर्मी और ठंडी के कारण यह क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जब जून जुलाई में कर्क रेखा पे गर्मी पड़ता है तो कर्क रेखा का क्षोभ मंडल क्या है, ऊंचा पे चल जाता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर में आता है, अक्टूबर में आएगा, वैसे ही भारत में क्या हो जाती है, ठंडी पड़ने लगती है। तो जब जैसे ही ठंडी भारत में पड़ने लगेगी तो क्षोभ मंडल क्या है, भारत में नीचे आ जाएगा, गर्मी में ऊपर, ठंडी में नीचे। लेकिन औसतन यदि हम देखें तो 13 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, आइए लिख लीजिए, देखिएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, मंडल की ऊंचाई, ऊंचाई गर्मी में अधिक, गर्मी में अधिक तथा ठंडी में कम, ठंडी में कम होता है, कम होता है, होता है। अतः, अतः क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल की, मंडल की औसतन ऊंचाई, यह ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है औसतन वाला, औसतन ऊंचाई
13 से 14 किलोमीटर है। कितना है? 13 से 14 किलोमीटर माना जाता है। कहीं कहीं पे 13 दिया है, कहीं कहीं पे 14 दिया है। एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। 13 से 14 किलोमीटर है। तो क्या होता है इसमें? क्षोभ मंडल में गर्मियों की, क्षोभ मंडल में जो होता है गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि ठंडी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इसका औसतन जो ऊंचाई माना गया है 13 से 14 किलोमीटर माना गया है। एक पॉइंट क्षोभ मंडल में और लिखेंगे मेरे साथियों। देखिए, यह जो है इसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, क्षोभ सीमा। यह जो एरिया है, ठीक है ना, और क्षोभ सीमा और समताप मंडल की निचली जो सीमा होता है, इसी में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त दशा मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना बादल होते हैं, नहीं कुछ और होते हैं, तो इसीलिए सब कुछ जो प्राथमिकता होती है वायुयान उड़ाने के लिए, जो सबसे उपयुक्त दशा मानी जाती है, वह क्षोभ सीमा और समताप सीमा की निचली परत में मानी जाती है। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा। क्षोभ मंडल की सीमा, क्षोभ मंडल की सीमा तथा लिखिएगा समताप मंडल के निचली परत में वायुयान उड़ाने की प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। मेरे साथियों देखिए, समय तो लग रहा है ना, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो समय लगेगा, क्योंकि लिखने में बताने में थोड़ा सा समय लगता है। डिजिटल बोर्ड है नहीं तो डिजिटल बोर्ड रहता पूरा एकदम पीपीटी बना के लगा देते, एकदम समझा देते, आपको भी समझ में आ जाता, मेरा भी समय कम लगता। लेकिन यह है वाइट बोर्ड, इसमें समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ता है, इसलिए क्या होता है समय कम ज़्यादा लगता है। तो मेरे साथियों पहले इसको मिटा देते हैं। क्षोभ मंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे एक एक करके पढ़ लिए। अब चलेंगे समताप मंडल की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं, तब समताप मंडल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा मेरे साथियों। दूसरा जो मंडल है वह क्या है? समताप मंडल, या इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा स्ट्रेटोस्फीयर भी आप। मेरे साथियों जो समताप मंडल है यह क्षोभ सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो लिखिएगा समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब आइए मेरे साथियों, समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाडला है प्रश्न, यह यूपी टेट का सबसे लाडला प्रश्न है वायुमंडल का, कि किस मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। तो समताप मंडल में पाया जाता है। यह ओजोन परत करता क्या है? तो मेरे साथियों यह सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होते हैं उसे यह सोख लेती है, और जो हमारे लिए लाभदायक किरणें हैं वही पृथ्वी तक भेजती है। इसीलिए जो ओजोन परत है इसे पृथ्वी का आपका फेफड़ा कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं। और कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वह डाप्सन से मापा जाता है, और ओजोन परत को बचाने के लिए मेरे साथियों कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आपका समझौता हुआ था। प्रोटोकॉल मतलब एक समझौता जब होता है तो पर्यावरण की दृष्टि से उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है और इस सम्मेलन में यह कहा गया कि ओजोन परत को यदि हम नहीं बचाते हैं तो सूर्य से जो किरण, हानिकारक किरण यदि पृथ्वी पे आते हैं तो उससे हमारे त्वचा पर स्किन कैंसर जैसे और या स्किन रोग जैसे बहुत सारे हजारों रोग हो जाएंगे। इसीलिए ओजोन परत को बचाने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। इसमें लिखिएगा दूसरा पॉइंट, समताप मंडल, समताप मंडल में ही ओजोन परत यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसको O3 कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो O3 जहां आए उसे ओजोन मान लीजिएगा। ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अवशोषित करती है। अतः ओजोन परत को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा कहा जाता है। जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं तो सबसे ज़्यादा हानि किसको पहुंचता है? फेफड़ा को। यानी जो धुआं होता है सबसे ज़्यादा कौन सोखता है? फेफड़ा। वैसे ही जो अवशोषित किरणें हैं कौन सोखने का कार्य करता है? ओजोन करता है, ओजोन परत करती है। इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? ओजोन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा चौथा। अच्छा, एक चौथा पॉइंट में यह जानने का प्रयास करेंगे मेरे साथियों कि जो ओजोन परत है यह वर्तमान में क्षरण क्यों हो रहा है। तो क्षरण होने का 2 कारण है। एक तो जो हम गर्मी में एसी और फ्रिज का यूज कर रहे हैं तो एसी और फ्रिज से CFC गैस निकलता है। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब यह गैस ओजोन परत तक जाता है तो उससे क्षरण करता है। क्षरण का मतलब हटाने का कार्य करता है। और जिससे हट जाएगा, यदि ओजोन परत हट जाएगा, सूर्य का किरण डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ने लगेगा। और जब हमारे बॉडी पे डायरेक्ट पड़ने लगेगा तो वही होगा कि स्किन संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं सब होने लगेंगी। ठीक है, तो आइए पॉइंट को लिखिएगा। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि CFC और नाइट्रस ऑक्साइड से हो रहा है। अब देखिए, CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकल रहा है? AC से निकल रहा है और फ्रिज से निकल रहा है। और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है मेरे साथियों, यह निकला आपका जेट विमान से।
जो गुंगी जहाज बोलते हैं ना, गुंगी जहाज, देखते हैं बचपन में रहे होंगे कि एक जहाज जा रही होगी, पीछे बहुत ढेर सारा धुआं छोड़ रही है, उसी को क्या बोलते हैं? गुंगी जहाज हम लोग बोलते थे, पता नहीं उसको अब जेट विमान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो जेट विमान है उससे जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यह जो नाइट्रस ऑक्साइड है या सीएफसी गैस है जो एसी और फ्रिज से निकलता है, और यह जब गैसें जब ओजोन परत पर जाती हैं तो उसको क्षरण करने का कार्य करते हैं, और जब यही क्षरण होगा तो हमारे लिए क्या होगा? नुकसान करेगा। नेक्स्ट, इसको रोकने के लिए कौन सा आपका समझौता हुआ? तो लिख लीजिएगा, ओजोन परत, ओजोन परत परत का संरक्षण करने के लिए, का संरक्षण करने के लिए, करने के लिए, के लिए लिखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कनाडा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, या शहर जो मॉन्ट्रियल है या कनाडा का शहर है, में हुआ, में हुआ, ठीक है। और यह कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए प्रत्येक जो 16 सितंबर है क्या माना जाता है? विश्व ओजोन दिवस। तो लिख लीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और यह समझौता कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ। कब हुआ? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? आपका ओजोन दिवस मनाते हैं। और किस स्तर पे? पूरे विश्व के स्तर पे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, क्षोभमंडल में इतना ही महत्वपूर्ण है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, इसको जब हम लोग जब जितने भी संधियाँ हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, जब ईवीएस की क्लास में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बस जान लीजिएगा, समताप मंडल से इतना बहुत इनफ है आपके लिए, आपके पेपर के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मध्य मंडल की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मध्य मंडल, मध्य मंडल। और इसको क्या बोलते हैं? ME लिखिएगा, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, समताप सीमा से लेकर आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपका मंडल या परत पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। तो लिखिएगा, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, यह कहाँ तक विस्तार है? तो लिखिएगा, इसका विस्तार, इसका विस्तार, विस्तार समताप सीमा से, समताप सीमा से, सीमा से 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ऊंचाई तक है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा कहाँ तक है? तो समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मेरे साथियों, समताप सीमा में जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आ जाती है, और यह सभी मंडलों में सबसे ठंडा आपका मंडल है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सबसे ठंडा है? तो वह कौन सा है? मध्य मंडल। और यह इसकी ठंडाई कितना है? लगभग देख लीजिएगा कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस यह ठंडी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ी खासियत एक और है इस मंडल का कि मेरे साथियों, इसी मंडल में जब कोई पिंड या मालवा टकरा कर आता है, ठीक है, पृथ्वी की तरफ आता है, तो इसी मंडल में क्या होता है कि वायु के घर्षण के कारण जलकर राख हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं उल्का। और जो गिर जाता है पृथ्वी पर उसको उल्का पिंड बोलते हैं। तो जो इस मंडल में जलकर राख हो जाता है वायु के घर्षण के कारण, वह एक क्या करता है कि एक अलग सा प्रकार का बादल बनाता है, और उस बादल को निशादीप्त या नाक्टिलूसेंट बादल कहते हैं। इसको भी लिखवा देंगे, ठीक है। याद करना है तो कर लीजिएगा, नहीं याद करना है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा दूसरा पॉइंट,
मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, अतः यह सभी मंडलों में सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा। और कितना है ठंडा? -100 डिग्री सेल्सियस सबसे ठंडा है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें। जब कोई पिंड या मालवा मध्य मंडल में प्रवेश करती है तो वायु के घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाती है, जिसे उल्का कहते हैं। इससे इसके राख से, जो जलकर नष्ट हो जाती है उसके राख से एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, निशादीप्त। या नाकटी, एक नाक वाला होता है नाकटी, ठीक है, वो वाला नहीं, दूसरा है नाकटी लूसेंट, एक लूसेंट बुक भी होता है, नाकटी लूसेंट बादल कहते हैं। बस इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह रोचक तत्व था, इसलिए लिखवा दिया हूँ। आपके लिए सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से वह यह है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 80 समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और मध्य मंडल जो है ऊंचाई के साथ साथ इसमें क्या हो, तापमान में कमी आती है, तथा यह सभी मंडलों में क्या है, सबसे ठंडा है। यह बस ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोई याद पॉइंट हो या ना हो, दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मध्य मंडल में इतना ही था। अब चलते हैं आयन मंडल की तरफ। लेकिन आयन मंडल और बाह्य मंडल किसका भाग है? तो ताप मंडल का। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि ताप मंडल का है, ताप मंडल, और इसी को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर। तो लिख लीजिएगा थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो लिखिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं कि यह क्या है मेरे साथियों। जो इसकी ऊंचाई मानी जाती है वह मध्य सीमा से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वायुमंडल विरल हो जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। 10,000 किलोमीटर के बाद आपका यह जो मंडल है वायुमंडल, यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो तापमंडल कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो मध्य सीमा से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और तापमंडल को दो भागों में बांटा गया है, दो उपरतों में बांटा गया है। एक का नाम है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, दूसरा है बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। बस ये दो पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसकी या इसका विस्तार
इसका विस्तार कहाँ से है? मध्य सीमा से। लिखिएगा, मध्य सीमा से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ऊंचाई तक है। इसे दो उप परतों में बांटा गया है। अब दो उप परत कौन कौन से हैं? तो आयन मंडल और वायुमंडल। अब आयन मंडल या आयनोस्फीयर पढ़ने का कार्य करेंगे, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं, फ्रेश बोर्ड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हेडिंग डालते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिएगा मेरे साथियों 4 नंबर करके, आयन मंडल या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर। तो लिख लीजिएगा आयनोस्फीयर। इसको आयन मंडल भी कहते हैं और अंग्रेजी में आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरे साथियों मध्य सीमा यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक किस परत या किस मंडल का विस्तार है? तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर का। तो लिख लीजिएगा, इसका विस्तार मध्य सीमा से 400 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह ध्यान में रखना है कि जो आयनोस्फीयर है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मध्य सीमा से यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत या मंडल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहते हैं। मेरे साथियों इस मंडल में जो गैसें होती हैं आयनित अवस्था में होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। इसी मंडल में मेरे साथियों रेडियो तरंगों का परावर्तन भी किया जाता था। तो आइए पहले इस पॉइंट को लिखिएगा, यह प्रश्न कई बार बना हुआ है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लिखिएगा, आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन किया जाता है। मेरे साथियों बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे। पहले मोबाइल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, तो रेडियो होता था। जब भी मैच आता था या एक सीरियल आता था, सीरियल तो टीवी पे आता है लेकिन उस पे भी सीरियल आता था जिसका नाम था हेलो फोन इन फरमाइश। एक कार्यक्रम कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं। हेलो फोन इन फरमाइश में क्या होता था कि कोई बंदा कॉल करता था और कहता था कि हेलो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे ये गाना सुनना है। तो वह जो रेडियो वाला जो वहाँ पे बैठा होता था वह गाना सुनाता था। मैच जो आते थे, मैच पहले मोबाइल में हम नहीं देखते थे, लैपटॉप में नहीं देखते थे, टीवी में नहीं देखते थे, कहीं पे नहीं देख पाते थे। कहाँ सुनते थे? रेडियो पे। तो यह रेडियो का जो सुनते थे यह सब कहाँ से सुनते थे? यह आपके आयन मंडल से रेडियो का जो तरंगों का परावर्तन किया जाता था और वही परावर्तन तरंग हमारे रेडियो के पास आती थी, तो हमारे रेडियो बजता था या गाना हम लोग सुनते थे या कोई भी न्यूज़ सुनते थे। और उस रेडियो का संबंध किस मंडल से है? आयन मंडल से। लेकिन ट्विस्ट यह है मेरे साथियों कि रेडियो सुनते तो थे ही, लेकिन जैसे ही शाम होता था, ठीक है, आपका 7 से 8 बजता था, जब देखते थे एक आवाज़ आती थी सी, और सब कुछ लगाते रहते थे, कुछ बोलता ही नहीं था। क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि मेरे साथियों जो तरंगे होती थी वह समाप्त हो जाती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको नीचे स्थापित किया जाता था, यानी कि उनका जो परावर्तन किया जाता था
कई जगहों पे कई स्थानों से कई किलोमीटर से कम करते थे, इसलिए कम समय में वो समाप्त हो जाती थी। तो आइए पहले इसको समझा देता हूँ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा आयन मंडल को मंडल को रेडियो तरंगों के आधार पर आयन मंडल को रेडियो तरंगों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। अब देखिए, आयन मंडल को कई भागों में बांटे हैं। पहला जो भाग है वह 80 से लेकर इसे डी कहते हैं, डी परत, ठीक है, डी परत लिख सकते हैं या डी भाग लिख सकते हैं। दूसरा, और इसका यह कहाँ से कहाँ तक है, तो यह 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक है डी परत। दूसरा जो भाग है वह है ई परत, और यह मेरे साथियों 99 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है। तीसरा है एफ परत, ई के बाद क्या आता है, एफ परत, और यह आपका 150 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक है। और इसके बाद है जी परत, यह मेरे साथियों 380 किलोमीटर से लेकर आपका 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब देखिए, जो यह है 80 से 99 किलोमीटर तक है, यहाँ पे निम्न आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन किया जाता था, और यह जो होता था शाम के बाद समाप्त हो जाता था। यही सी आवाज़ आता था, रेडियो पे एक आवाज़ आता था। या एक देखे होंगे कि एक बनारस से एक वो आता था, किसान का एक वो आता था, चौपाल आता था, उसमें कजरी गीत भी गाया जाता था। पंचो राम राम बोल के ऐसे करते थे, रेडियो पे 5 बजे आता था। उसमें एक कजरी गीत गा के समाप्त हो जाता था। उसके बाद रेडियो से सी पी पा पी आवाज़ आता था। तो यह उसका प्रसारण, जो तरंगों का परिवर्तन किया जाता था, यहाँ से किया जाता था। यानी 80 किलोमीटर से लेकर 99 किलोमीटर के मध्य के बीच में किया जाता था। तो यहाँ पे कैसी तरंगे का परिवर्तन किया जाता था, तो लिख लीजिएगा, निम्न आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है, यहाँ से किया जाता था। और यह क्या होता था, सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता था। यानी टी पी सी सब आवाज़ आने लगता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे मध्य से उच्च आवृत्ति वाला रेडियो तरंगों का परिवर्तन, तरंगों का परावर्तन करते थे, ठीक है मेरे साथियों। यह भी क्या होता था, सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता था। सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रहता था, लेकिन सूर्यास्त के बाद यह भी समाप्ति हो जाता था लगभग। और इसे जो ई परत है, इसे बोलते हैं केनाली हेवी साइड परत भी कहते हैं। हेवी साइड इसे परत भी कहते हैं, परत भी ई परत को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, केनाली हेवी साइड परत भी कहते हैं। एफ जो परत होता है मेरे साथियों, इसमें उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परिवर्तन किया जाता था। रेडियो तरंगों का परावर्तन करते थे।
परावर्तन होता था और यह थोड़ा सा रात तक चलता था। यह रात में 11 बजे तक चलता था। इसके बाद भी यह भी समाप्ति हो जाता था। ठीक है मेरे साथियों, जो जी परत है इसका अभाव है, यानी इसके बारे में उतना जानकारी अभी नहीं है, इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम है। तो यह रेडियो तरंगों का इसमें परावर्तन होता है। किससे? आयन मंडल से। पेपर के लिहाज से तो इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है, तो आयन मंडल से होता है। लेकिन कैसे होता है यह थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिए हैं मेरे साथियों। इसी मंडल में एक और घटना घटता है। घटना ये है कि सूर्य से सतह के, जो सूर्य का सतह है वहाँ से प्रत्येक बार लगातार आवेशित कण और गैसों का प्रवाह होता रहता है, जिसे हम सौर्य पवन के नाम से जानते हैं। और जब यही प्रवाह आपके आयन मंडल में जब होता है तो एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न होता है। और उसी चमक को जो सूर्य के सतह से जो आवेशित कण आते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो गैसों का प्रवाह होता है, उससे एक चमक उठता है। उसी चमक को आयन मंडल के चुंबकीय जो ध्रुव होता है उसमें उत्तरी ध्रुव में इसे कहते हैं आपका ऑरोरा बोरियालिस, जबकि दक्षिणी में आपके कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। इसको खुद से लिख लीजिएगा या नेट से सर्च मार के देख लीजिएगा। यदि आप कहेंगे कि सर जी इसको भी पढ़ा दीजिएगा कभी, तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, जब सूर्य की सतह से लगातार आवेशित कण और गैसों का जब प्रवाह होता है तो उसे ही सौर्य पवन कहते हैं। और जब यही पवन या सौर्य जो भी कण होते हैं जब आयन मंडल में आते हैं तो एक विशेष प्रकार के चमक, विशेष प्रकार के ज्योति, एक प्रकाश का उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकाश ज्योति को उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। यह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। अब चलते हैं बाह्य मंडल की तरफ, इसको लिख लीजिएगा। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखवा दे रहे हैं। बाह्य मंडल, इसी को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? एक्सोस्फीयर। मेरे साथियों, जो बाह्य मंडल है इसका विस्तार 400 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। इसके बाद आपका जो मंडल है या परत है या वायुमंडल है अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इसका विस्तार 400 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक है। इसके उपरांत वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। पता नहीं अंतरिक्ष गलत लग रहा है ना, लिख दिए हैं, सही कर लीजिएगा। छोटी का मंत्रा रहेगा, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। एक पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा कि इसी में जितने भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जो आपका नेटवर्क आता है, जितने भी सैटेलाइट होते हैं, कहाँ पे स्थापित किया जाता है? बाह्य मंडल में। ठीक है, यही प्रश्न पूछता है कि किस मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? बाह्य मंडल। लिख लीजिएगा, इसी मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। स्थापित किए जाते हैं। तो मेरे साथियों, वायुमंडल समाप्त हो गया। लगभग वायुमंडल से संबंधित आपके पेपर के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। ज़्यादा ही पढ़ा दिया हूँ क्योंकि बहुत कम टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं।
लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दिया हूँ कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ पहले तो, और आपको इतना देना चाहता हूँ कि आप कहें कि हाँ अब बस करिए सर जी, इससे ज़्यादा मत पढ़ाइए, अब यह अपच हो रहा है। ठीक है, तो मेरे साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।